हाँ भाई, अपनी मौजूदगी का परिचय दे और ये बता दे जिंदा है। अपन लोगों को अब शुरू करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या शुरू करना है? लास्ट लेक्चर में जो कुछ भी शुभारंभ हुआ था दैट इज गोइंग टू बी जीरो। अब फिर से शुरू करते हैं, अपन लोग आगे बढ़ाते हैं चीजों को। तो शगुन की हेडिंग एक बार लगा लीजिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आखिर ये किस बला का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन? इन शॉर्ट बोले तो SHM। नाम से ही देखो कितना सस्ता लग रहा है, सिंपल हार्मोनिक। अभी देखिए आपको दिख भी जाएगा कि कितना सस्ता और सिंपल है। जरा गौर फरमाइए, आपसे मैं अगर बात करूं, पहले मैं बात करता हूं इस हार्मोनिक मोशन की और उससे पहले भी बात कर लेता हूं सिंपल की। तो सिंपल का मतलब आपको समझ में आता है कि साधारण, जो हमारी खोपड़े में आसानी से घुस जाए। यानी कि कहने का मतलब सिंपल का बेसिक मतलब हम यही समझते हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड। अरे समझ में आ रहा है क्या? इजी टू अंडरस्टैंड, बोल समझ में आया क्या? और हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक का मतलब होता है रिपीटेशन, और रिपीटेशन को टेक्निकल शब्द में बोलते हैं पीरियोडिक। अरे इसका मतलब इस जो हार्मोनिक मोशन का मतलब बेसिकली क्या हो सकता है? पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन भाई? पीरियोडिक मोशन। अरे बोलो क्लियर एकदम। इसका मतलब हमको सस्ता सा साधारण सा पीरियोडिक मोशन की स्टडी करनी है। बोल सही है? वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये जो पीरियोडिक टर्म है इसको समझे। पीरियोडिक टर्म का मतलब होता है किसी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में चीजों का रिपीट होना। जैसे मेरी क्लास आज 9:30 बजे शुरू हुई है, तो क्या कल को भी शुरू होगी? यानी कि मेरी क्लास का जो एक लेक प्रोसेस है ये एक पीरियोडिक है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती है और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम तक चलती है। हाँ या ना? अब लेकिन मोशन लगा हुआ है, मोशन में पीरियड कहाँ आता है? मैंने कहा देख लेते हैं भाई साहब। आपने कई बार एकदम बेसिक बातें जीवन में देखी होंगी कि ये रहे अपने सूर्यदेव, और सूर्यदेव के चारों ओर आपको पता है चक्कर काटेंगी कौन? माता जी। अरे बोलो सही है? आप देखो कि इनके चारों ओर ये रहे अपने, समझ रहे हो, अपना गोला है, ये कौन है? अर्थ। और अर्थ चारों ओर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में क्या रिवॉल्व कर रही होगी? नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब अगर मैं चाहूं तो पीरियोडिक मोशन को ऐसा बोल सकता हूं कि अगर कोई पार्टिकल एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम को, टाइम के अंदर सारे के सारे पैरामीटर्स रिपीट कर रहा है, तो ऐसा मोशन पार्टिकल का कहलाएगा पीरियोडिक मोशन। हाँ या ना? और पीरियोडिक मोशन का अगला नाम है हार्मोनिक मोशन। सही है? बहुत बढ़िया साहब यही देखने को मिलता है। मैंने कहा नहीं, अनंत जहां है ऐसा जहां देखने को मिलता है। अगर अपन गौर से अपनी घड़ी पे नजर फरमाए तो घड़ी के अगर ऑर्स एंड को देखोगे, कौन से एंड को? ऑर्स। अरे बोल समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 9 है। आप गौर फरमाएंगे कि ये घड़ी एक चक्कर हमेशा 12 घंटे के अंदर लगाएगी। इसका मतलब इसका भी जो मोशन है, सब कुछ मोशन का मतलब सारे पैरामीटर्स, कौन कौन से पैरामीटर? वही सारे पैरामीटर, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे पैरामीटर रिपीट करेगी अर्थ भी और ये एंड्स भी। हाँ या ना? और पैरामीटर तो छोड़ो, लीनियर ही नहीं, एंगुलर वाले भी, मतलब सर थीटा, ओमेगा, अल्फा, सारे के सारे पैरामीटर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में अगर रिपीट हो रहे हैं, मतलब पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा है? रिपीटेशन वाला। और ऐसे मोशन को ही हम बोलते हैं हार्मोनिक या फिर पीरियोडिक मोशन। अरे कोई डाउट है ना? तो ये भी घड़ी को भी देखने को मिला। अब घड़ी ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूं भाई साहब, आपको अगर मैं एक पेंडुलम लटका के छोड़ दूं तो आप ये देखोगे, छोड़ दूं नहीं, छोड़ दो लटका रहेगा, थोड़ा सा इधर हिला के छोड़ो तो आप देखोगे कि ये पेंडुलम पहले से आप कहीं यहां जाएंगे। बोलो सही है? और यहां मतलब मैंने यहां से इसको यहां ले गया तो क्या वापस आएगा? वापस आएगा। तो आपको पता, यहां से यहां ले गया तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, क्योंकि कुछ हाइट ऊपर ले गया। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के बाद जब छोड़ूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी में होगा लॉस, काइनेटिक एनर्जी में होगा गेन। काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, जिसके कारण पुष्पा झुकेगा नहीं और ये बॉल रुकेगा नहीं, क्या उस पार जाएगा। और देखिए कि फिर पुनः अगर मैं कोई रेजिस्टेंस को कंसीडर ना करूं तो ये पुनः ऐसे गया और ऐसे के बाद में
क्या फिर मुड़ के वापस आ जाएगा और जीवन भर ऐसा चलता रहेगा। बोल सही है। और इसको हम समय के कैलकुलेशन में लेते हैं, इसको बोलते हैं पेंडुलम। क्या बोलते हैं? और आप देखोगे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, मतलब कि सारा का सारा चीज एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करेगा? रिपीट। इसका मतलब इसका भी मोशन कैसा है? हार्मोनिक, या कह लीजिए कैसा? पीरियोडिक। अरे इन्हीं से बात खत्म नहीं होती है, बात तो अपने पास और भी है। जैसे मैंने कहा, अगर आपको मैं दिखा दूं, क्या दिखा दूं? एक स्प्रिंग पर गौर करिए। ये स्प्रिंग अभी कैसी लेंथ में है? तो आपने कहा साहब मेरे को तो दिख रही है नेचुरल लेंथ में है। अरे और अगर नेचुरल लेंथ से मैंने थोड़ा सा खींच दिया इसको, मतलब मैंने कर दिया इलोंगेट, तो आपको पता है ये वहां जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस खिंचा गया है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कर दिया इंक्रीज। जब वो वापस आएगा तो आपको पता है यहाँ पर आपने अभी क्या अज्यूम कर रखा है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? फ्रिक्शन नहीं है तो आपको पता है सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मतलब कुछ ना कुछ होगी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी कारण के अंदर जाएगा तब तक जाएगा तब तक वेलोसिटी ना हो जाए जीरो और कंप्रेशन ना हो जाए मैक्सिमम, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी मिल जाए जो कि काइनेटिक एनर्जी वाली थी। और यही काम क्या जीवन भर चलता रहेगा? मतलब ये करेगा क्या? आपको पता है ये ऐसे आएगा, अरे मगर पुष्पा यहाँ झुकेगा नहीं, ब्लॉक रुकेगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ है वेलोसिटी। क्या ऐसे कुछ जाएगा? अगर एक्स से गया है तो एक्स अंदर जाएगा। और ये आपको पता है उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद टर्न मारेगा और टर्न मार के क्या मेरे भाई फिर से यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब सारे के सारे पैरामीटर को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रहा है। तो इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जो ब्लॉक का मोशन है ये भी कैसा है? टेक्निकली हार्मोनिक मोशन या फिर पीरियोडिक मोशन। और भी जीवन में है क्या? मैंने कहा देख लीजिए आप, ये है कटोरा, आप सब इससे परिचय होंगे, हर जुमेरात को लेके निकलते हैं। अरे अरे समझ रहे? अगर मैं यहाँ पर एक गेंद को छोड़ूं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि अगर आपने जरा भी इसको इधर ले जाके ऐसे कर दिया तो आपको पता है ये साहब जीवन में ऐसे आएंगे और उसके बाद घूम के ऐसे जाएंगे। बोल सही है? यानी ये पूरी जिंदगी कब तक बात सही है? जब तक मैंने फ्रिक्शन कितना माना है? जीरो। मतलब जीवन भर ये भी क्या करेंगे भाई साहब? एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में डिंग डोंग डिंग। अरे इसका मतलब इसका भी मोशन कैसा है? हार्मोनिक या फिर पीरियोडिक। यस और नो? अब आप गौर फरमाएं, ऐसे जीवन में अपने को बहुत बेसिक जगह देख, पंखे को देख लीजिए, उसमें लिखा रहता है आरपीएम। आरपीएम माने 1 सेकंड में इतना चक्कर, 1 सेकंड। अरे साला मार्केट जाते हैं, हमको दिख गया 400 आरपीएम मतलब रेडियन पर मिनट वाला पंखा चाहिए। इसका मतलब हर मिनट में कितना चक्कर काटेगा? 400 रिवोल्यूशन चक्कर काटेगा। बोल सही है? मुझे समझ में आ गया यार, पंखे का मोशन भी कैसा चल लिया है? पीरियोडिक या फिर हार्मोनिक। यानी कि व्हाट अबाउट हार्मोनिक और पीरियोडिक मोशन? एक ऐसा मोशन जिसके अंदर पार्टिकल एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर सारे के सारे पैरामीटर्स को रिपीट कर ले, ऐसा मोशन पार्टिकल का कहलाता है हार्मोनिक या फिर पीरियोडिक मोशन। क्या डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है? क्या सारे एग्जांपल आपको कुछ शब्द कह पा रहे हैं? अगर कह रहे हैं तो आप कुछ गौर फरमाएंगे। आप एक चीज देखिए, जब हार्मोनिक, क्या ये हार्मोनिक मोशन है? हाँ, अरे सारे हार्मोनिक मोशन है, बराबर है, मगर आपने कुछ डिफरेंस देखा होगा यहाँ के बाद से और यहां से पहले में डिफरेंस देखा होगा। क्या डिफरेंस है? सर यहाँ पर पीरियोडिसिटी तो हो रही है, बराबर है, मगर यहां पर भी पीरियोडिसिटी हो रही है, मगर इसमें और उसमें फर्क है। अगर आप इस 1 नंबर को देखो और आप इस 3 नंबर को देखो तो आपको फर्क पता चलेगा कि 1 नंबर वाला भी पीरियोडिक है और 3 नंबर वाला भी पीरियोडिक है, मगर 1 नंबर में टू एंड फ्रो नहीं हो रहा। टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर डिंग डोंग नहीं हो रहा। लेकिन अगर 3 नंबर में देखें, क्या इधर उधर हो रहा है? इसका मतलब कुछ पीरियोडिक मोशन डिंग डोंग डिंग भी करते हैं, मतलब टू एंड फ्रो मोशन भी करते हैं। और भाई इसका मतलब ये है कि पीरियोडिक के भी 2 क्लासिफिकेशन मिल गए अपने को भाई साहब। एक तो है चुपचाप बेचारा चक्कर काटता रहेगा, जिनको बोलते हैं नॉन ऑसिलेटरी मोशन, और दूसरा अभी देखने को मिला कि भाई साहब डिंग डोंग डिंग कर रहा है, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अरे तो हमारे जीवन में कुछ पीरियोडिक मोशन हमने देखे जिनके अंदर हमको देखने को मिला कि भाई साहब पीरियोडिक मोशन होने के साथ साथ क्या हो रहा है,
और एक टू एंड फ्रो टाइप मोशन हो रहा है, और टू एंड फ्रो टाइप मोशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। और टू एंड फ्रो टाइप मोशन को हमने बाद में नाम दिया ऑसिलेटरी मोशन। अरे सही है? नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब ये कैसा है मेरे भाई, यहां पर अगर मैं बात करूं टू एंड फ्रो, पहले बताइए हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। कौन है बे? क्या इसमें टू एंड फ्रो हो रहा है? इसमें टू एंड फ्रो हो रहा है नहीं हो रहा? नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं टू एंड फ्रो, तो आपका टू एंड फ्रो का मतलब तो समझते हैं आप? डिंग डोंग, अरे इधर उधर लप लप, हाँ अरे अरे ऐसा मत कर देना, हो रहा है। आप यहां देखो, यहां टू एंड फ्रो कह दीजिए कि मेरे भाई हो रहा है। अच्छा मेरे भाई यहां पर भी मेरे भाई टू एंड फ्रो हो रहा है, कोई शक की बात नहीं। इसका मतलब मेरे भाई जो पीरियोडिक मोशन होंगे जरूरी नहीं कि वो टू एंड फ्रो करें, हाँ या ना? अच्छा भाई, मतलब कि ये भी आप कहना चाहते हो पीरियोडिक है, आप ये भी कहना चाहते हो पीरियोडिक है, आप ये भी कहना चाहते हो पीरियोडिक है, और आप ये भी कहना चाहते हो पीरियोडिक है, और ये भी पीरियोडिक है। मतलब भाई कुछ पीरियोडिक होंगे जो टू एंड फ्रो भी करेंगे। अरे इसका मतलब टू एंड फ्रो करने वाले जितने भी होंगे, क्या वो सारे ही पीरियोडिक होंगे? अभी जैसा दिख रहा है ऐसा फील आता है कि भैया जो टू एंड फ्रो यानी जो ऑसिलेशन कर रहे हैं, दरअसल वो पीरियोडिक से ही निकले हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने टू एंड फ्रो का जो क्लासिफिकेशन करा है वो सिर्फ किस बात पे करा है? डिंग डोंग डिंग से। अरे नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब ये भाई साहब ये पीरियोडिक है, और मगर डिंग डोंग नहीं कर रहा, मतलब कि ऑसिलेटरी नहीं है। कैसा भाई? ऑसिलेटरी नहीं है। ये भी भाई साहब पीरियोडिक तो है, ऑसिलेटरी नहीं। अरे इसका लेकिन ये कैसा है? ऑसिलेटरी। ये कैसा है? ऑसिलेटरी। ये कैसा है? ऑसिलेटरी। यानी जो टू एंड फ्रो देगा वो ऑसिलेशन देगा। बोल सही है? अच्छा मैं एक शब्द बोलता हूं, आप यहां के एग्जांपल से कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हो। इसका मतलब ये हुआ सर कि वन और टू पीरियोडिक तो है, ऑसिलेटरी नहीं है। यस और नो? लेकिन थ्री, वन और टू, टू ये रहा भैया, ये थ्री, ये फोर एंड फाइनली फाइव। आप एक कंक्लूजन अपने मन में निकाल लेते हो कि वन एंड टू को देखो सर पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी नहीं है। मैं कहा बढ़िया बोल रहा हूं सर। थ्री फोर फाइव को देखो पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है। अरे इसका मतलब आप एक कंक्लूजन निकालते हो कि जितने भी ऑसिलेटरी होते हैं वो सब पीरियोडिक होते हैं। दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है? लेकिन जितने पीरियोडिक हो वो सब ऑसिलेटरी हो, ऐसा जरूरी? ऐसा दिख रहा है आपको ये पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी नहीं है, मगर ये ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक भी। मतलब आपको लगने लगता है कि जो ऑसिलेटरी बेसिकली पीरियोडिक का पार्ट है। बोल सही है? और इस कंफ्यूजन को मैं दूर करना चाहता हूं। मैं एक एग्जांपल यहां पर लेना चाहता हूं 6 नंबर का। देखिए आप देखिए, एक देखें, अरे हटा, आप देखो आप देखो ना, यहीं पर आपने कहा नेचुरल लेंथ है। कौन है? लेकिन अभी इसकी बात कैसी सरफेस पे हो रही? फ्रिक्शन वाले सरफेस पे बात हो रही है। और आपसे मैंने कहा कि क्या करने वाले हो, तो आपने कहा मेरे भाई कि भैया यहां से मैंने कुछ एक्स इसको खींच के छोड़ा। अब एक्स खींच के छोड़ेंगे तो वापस आएगा, लेकिन अभी यहां पर क्या हो रहा है कि जब ये वापस आ रहा है तो सारी की सारी जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। लेकिन अभी जब वापस जाएगा तो जो स्प्रिंग की एनर्जी वो दो फॉर्म में जाएगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी और दूसरा फ्रिक्शन में लॉस होगी। इसका मतलब अब रिपीटेशन होना, इसका मतलब अब पीरियोडिक होना। इधर मान लीजिए एक्स आया है, यहां से एक्स आया है, ये एक्स, तो जरूरी नहीं है कि एक्स जाए। अरे याद रखिए ये एक्स और एक्स डैश कभी बराबर होंगे जरूरी नहीं। क्यों भैया? लॉस हो चुकी है एनर्जी। एक्स से आया था तो एक्स कब गया था? जब एनर्जी में कोई लॉस नहीं माना था। यहां एनर्जी कौन लॉस करा रहा है? फ्रिक्शन। नहीं पहुंच रही बात मेरी? अरे इसका मतलब ये कैसा है? ये ऑसिलेटरी तो है मगर पीरियोडिक नहीं है। इसका मतलब इन दोनों का कोई रिश्ता ही नहीं है। ऑसिलेटरी कहने का अलग तात्पर्य है और पीरियोडिक कहने का अलग तात्पर्य है। पीरियोडिक कहने का बस इतना सा अर्थ है कि भाई साहब आपकी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में सारे के सारे पैरामीटर रिपीट हो सकते हैं, तो आप उनको ऑसिलेटरी पीरियोडिक बोल सकते हैं। अगर टू एंड फ्रो हो रहा है तो आप ऑसिलेटरी बोल सकते हैं। हो सकता है दोनों साथ साथ देखने को मिले, हो सकता है दोनों अलग अलग देखने को मिले।
इसका मतलब कोई रिश्ता नहीं है पीरियोडिक और ऑसिलेटरी का, जिस तरह से कोई रिश्ता नहीं है लंबे और गोरे व्यक्ति का। लंबा व्यक्ति गोरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। काला व्यक्ति छोटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अरे वंस मोर, इसका मतलब होल थिंग इज डिफरेंट। अरे बात समझ में आ रही है? नहीं आ रहा समझ? अब याद रखिए, अगर आप देखेंगे तो ये तो पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेशन तो है ही नहीं। अरे लेकिन अगर आप ऑसिलेशन को देखिएगा, कौन कौन ऑसिलेशन कर रहे हैं? 3 4 5 6। 3 4 5 में आप देखेंगे, आप पहले 1 एंड 2 की बात कर लें। यहीं पे मैं बनाता हूं चार्ट। पहले बताओ 1 और 2 कौन से हैं? कैसे हैं भाई? आपने कहा पीरियोडिक है, मगर मैंने यहां पे चार्ट बना रखा है। 1 और 2 यहां पर पीरियोडिक का बना रहा हूं और यहां पर ऑसिलेटरी। अरे सही है? नहीं आ रहा समझ? तो 1 एंड 2 की अगर मैं बात करूं, यहां बॉडी ले रहा हूं, बॉडी। हाँ भाई, यहां 1 और 2 की बात कर रहा हूं, क्या पीरियोडिक है? क्या ऑसिलेटरी है? नहीं। अगर मैं बात कर रहा हूं 3 4 5 की, 3 4, अरे सही है? ये लोग कैसे हैं? पीरियोडिक हैं? हाँ है। ऑसिलेटरी हैं? हाँ है। इसका मतलब अगर मैं 6 नंबर को लूं, क्या पीरियोडिक है? पीरियोडिक नहीं है, मगर कैसा है? ऑसिलेटरी। अरे सही बात है। अगर कभी मोशन पीरियोडिक ऑसिलेटरी तो हो मगर पीरियोडिक ना हो, ऐसे ऑसिलेटरी को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? यानी कि भाई साहब, जब ऑसिलेशन पीरियोडिक इन नेचर ना हो, एनर्जी। अच्छा, पीरियोडिक इन ऑसिलेशन, जब कोई भी ऑसिलेशन पीरियोडिक कब नहीं हो सकता? जब उसमें कोई फ्रिक्शन लॉस कराने वाला आ जाए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ना हो? नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब अगर कोई ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक नहीं है, तो मैं 100% बोल सकता हूं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हो। अरे और ऐसे ऑसिलेशन का नाम हम क्या दे रहे हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। अरे इसका मतलब मेरे भाई, ये कौन सा ऑसिलेशन है? डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन। और याद रखिए, डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहे। वंस मोर। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं, इसको देखिए, 3 4 और 5 वाले एग्जांपल को देखिए, तो आपको कुछ समझ में आएगा कि इनके अंदर पीरियोडिक तो है, ऑसिलेटरी भी है। अरे ये पीरियोडिक क्यों रहेगा ये वाला ऑसिलेटरी? क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस, तभी तो पूरी की पूरी रिपीटेशन हो पाई है। नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब ऐसे ऐसे ऑसिलेशन को हम लोग कई बार हार्मोनिक ऑसिलेशन या फिर पीरियोडिक ऑसिलेशन बोल देते हैं। बोल सही है? नहीं आ रहा समझ? तो इस वाले ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक ऑसिलेशन। पीरियोडिक ऑसिलेशन। अरे बोलो, समझ में आया क्या? पीरियोडिक ऑसिलेशन। और हमारी जो चर्चा रहनी है, याद रखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी सिंपल भी हो, हार्मोनिक भी हो। तो वो बात कहां से दिखने वाली? यहीं से दिखने वाली है। उन ऑसिलेशन की बात करेंगे जो कि किस कैसे हो? पीरियोडिक इन नेचर। अरे यानी व्हाट इज गोइंग टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन? इट मस्ट बी अ काइंड ऑफ पीरियोडिक ऑसिलेशन। यस और नो? नहीं आ रहा समझ? तो भाई कैसा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन? और आखिर अगर कोई पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो किस तरह की मैथमेटिकल इक्वेशंस को फॉलो कर रहा होगा, ये क्या देखना जरूरी है। तो इसको मुंह देखना बंद कर दिए, छाप लीजिए तुरंत प्रभाव से जो छापना है। आप लोगों ने शायद बना रखा है, बना लेने दो भाई को। गोल्डी बेटा, ठंडा है बहुत? नॉर्मल? नॉर्मल है ना? आज जूते होते घर छोड़ आइए। हाँ जी, छापो जल्दी। रो रहा है बेचारा, दोनों आंखों से आंसू निकल रहे हैं, देखो। तुम्हें क्या लगता है टॉर्क में हम ही रोते हैं? वो भी रोता है, देखो। ऐसा मत बोल।
हाँ भाई मेरे, अगर आप इजाजत दे तो कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाए। हाँ भाई के पास है, इधर आओ। आ रहा तुम, इधर आओ। हेडिंग डाल लें, ठीक है। अगली हेडिंग डाल लें, एनालिसिस ऑफ। एनालिसिस आप लोगों ने तो शायद कुछ डाल रखा है ना, उसको मैं तो कह रहा हूँ एक पन्ने का बलिदान दीजिए, और मैं जिस तरह से सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ उस तरह से पढ़िए। लिखिए कि एनालिसिस ऑफ पीरियोडिक ऑसिलेशन। एनालिसिस ऑफ पीरियोडिक ऑसिलेशन, हाँ। एनालिसिस ऑफ पीरियोडिक ऑसिलेशन, इसको भी निपटा दिया जाए, ठीक है। सुने भाई मेरे, सुने। एनालिसिस ऑफ पीरियोडिक ऑसिलेशन। एनालिसिस ऑफ पीरियोडिक ऑसिलेशन, और फरमाएंगे बात को हमारे, यानी कि बेसिकली हम पीरियोडिक ऑसिलेशन मतलब पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन को मिलाने वाले हैं, हाँ या ना? नहीं आ रहा समझ? अब आप अगर जरा गौर फरमाए, मतलब पहले मैं ऑसिलेटरी मोशन की बात करूं तो आपको समझ में आता है कि होने क्या वाला है, टू एंड फ्रो। क्या होने वाला भाई? टू एंड फ्रो। ये पू एंड फ्रो नहीं है, टू एंड। अरे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कुछ समझ जाओगे। और तुम्हारा तो एक बार भरोसा भी कर सकते, इनका भरोसा नहीं है। उधर वाल मैंने आपको बताया ना, आजकल अलग अलग टॉर्क में चल रहे हैं। धराचार्य फॉर्मूला को बताते हैं कि द्रोणाचार्य फॉर्मूला बता दीजिए सर। अरे हाँ, मेडिकल में मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, ओ उस दिन यही बोल दिया भाई साहब द्रोणाचार्य फॉर्मूला एक बार। अभी मैं इसके बैच में पढ़ा रहा था, तो वो बंदा उधर से बोला निकल के दौड़ते हुए, सर बहुत बढ़िया पढ़ा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया पढ़ा दिया। हाँ सर, बस एक डाउट है। मैंने कहा बोली सर वो क्रिप्चॉफ लॉ एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी अभी मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ाया दूसरे बैच में, कहने लगे साहब बहुत तगड़ा समझ में आ गया। ये सब जो प्रोजेक्टरी बनाया, मैं एक्चुअली प्रोजेक्टाइल में बताता हूँ कि एक गेंद फेंकी है तो समझने के लिए मान लो दो गेंद फेंकी है और दोनों परपेंडिकुलरली, दोनों को अलग अलग एनालाइज कर लो और बाद में नेट निकालना हो तो वेक्टोरली ऐड कर दो। कह रहा सर सब समझ में आया है, ये वेक्टर अली क्या है बस यही नहीं समझ में आ रहा है। तो एक से एक चमत्कारी पुरुष है हमारी संस्था में। खैर, कम टू द पॉइंट। अगर मैं बात ऑसिलेटरी मोशन की करूं तो टू एंड फ्रो। पीरियोडिक की बात करूं मतलब कि भाई साहब रिपीटेशन होगा, बोल सही है, इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये बात समझिएगा कि दोनों को मिलाने वाले हैं। अरे सही है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या रहने वाली है, कंजर्व। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अभी मैं आपको प्रूफ कर दिख रहा है साले, कहाँ दिख रहा है बोर्ड पे? तो भाई साहब मिट गया। इधर आओ, समझो, आओ देखो भाई मेरे, आओ मेरी बात को सुनो। मैं एकदम बेसिक सा सवाल ले रहा हूं कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर आपकी बात को समझ रहा होगा, कहना समझ रहा होगा, तो क्या दिक्कत है? मान लीजिए साहब कि उसको आपने एक्स खींच दिया, तो आपको पता है कि वो यहां से शुरू किया होगा, यहां गया होगा, फिर वापस आया होगा, और फिर इधर कुछ गया होगा, एक्स ही गया होगा, बोलो सही है, और फिर क्या पुनः वापस आया होगा। ये मानेगा नहीं, पूरा जिंदगी ऐसे चक्कर काटेगा क्योंकि कोई रोकने वाला है ही नहीं। मतलब आप देखो कि ऑसिलेटरी हो रहा है और एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में भाई साहब रिपीटेशन भी हो रहा है, क्योंकि हमने क्या माना है कि फ्रिक्शन कितना है, 0। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं, रियल लाइफ की फिजिक्स हम पढ़ते भी नहीं। अरे अब लेकिन जरा सुनो, आप देखोगे जो टू एंड फ्रो हो रहा है और जो पीरियोडिक इन नेचर है, इसके अंदर देखो टर्निंग हो रही है। अरे हाँ है ना? टर्निंग तो तब हो सकती है जैसे मान ले मैं इधर जा रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं, अब कोई टर्न कब करा सकता है? मैं दौड़ रहा हूं, जब तक वो मुझे पकड़ के खींचे ना, और खींचेगा भी तो होगा क्या, उसने फोर्स पीछे की तरफ लगाया होगा, तो मेरी वेलोसिटी आगे कम होते 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 कितनी हो गई होगी, 0। और जहां से 0 कह रहा अब भी मैं खींचूंगा, क्या मोड़ दिया होगा? और मोड़ दिया तो खींच किधर रहा, क्या मुझे इधर आना पड़ेगा? अरे भाई, और फिर देखो ना, अगर इधर से भी जाके मुड़ रहा है, मतलब जब इधर जा रहे तो फोर्स कोई पीछे
पीछे पीछे पीछे पीछे, वहां हो गया वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो लगा फटाक से क्या हो जाएगा, टर्निंग, मतलब भाई साहब टर्न हो रहा है। अरे भाई टर्न तभी हो सकता है जब फोर्स इन्वॉल्व हो, क्योंकि टर्निंग के लिए चाहिए वेलोसिटी का चेंज होना, वेलोसिटी का चेंज होना इज नथिंग बट एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ इंटरैक्शन दैट इज कॉल्ड फोर्स। बोलो सही है? तो सबसे पहले हम ये बात समझना चाहते हैं कि भाई साहब फोर्स की क्या इक्वेशन बनने वाली है, फोर्स इक्वेशन इन पीरियोडिक ऑसिलेशन। बोलो समझ में आ रहा है क्या? पीरियोडिक ऑसिलेशन, अरे समझ में आया बाबू? अब देख, कोई भी अगर पीरियोडिक ऑसिलेशन जीवन में हो रहा है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन होगा, यू ऑल एग्रीड विद दिस, यस और नो? बट उसके अंदर जो फोर्स होगा, एक्सीलरेशन होगा तो फोर्स होगा, वो फोर्स हमेशा पोजीशन डिपेंडेंट होगा, कोई सा भी हो वो हमेशा होगा, एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव एक्स की पावर एन। अरे सही है? और यहां पर भाई साहब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो कोई कांस्टेंट लेके आऊंगा, दैट इज के एक्स टू द पावर एन। इस के को कई बार हम लोग ऑसिलेटरी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, आगे जब एसएचएम पढ़ेंगे तो इसी को बोलेंगे एसएचएम कांस्टेंट। स्प्रिंग देखते हैं तो बोल देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, यस और नो? हालांकि तीनों चीजें अलग अलग है, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग चीज है, ऑसिलेटरी कांस्टेंट अलग चीज है, और एसएचएम कांस्टेंट अलग चीज है, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप देखने को मिलेगा। नहीं पहुंच रही मेरी बात? अब जरा इस इक्वेशन में सब कुछ तो ठीक है, ये क्या है? ये मैंने कहा इट इज द पोजीशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। कहां से भाई? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये बात याद रखिएगा कि x इज व्हाट, x इज मेजर्ड फ्रॉम इक्वल। अब ये क्या है, सबर कर ले सर, ये तो समझ में आ गया। ये n क्या है? ये n है, ये n है साहब, ये n है कांस्टेंट। कौन है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट में भी कैसा है? इंटीजर। अरे बोल सही है? अब लेकिन याद रखिएगा सर, इंटीजर तो मेरे हिसाब से दो हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। तो याद रखिएगा ये इंटीजर हमेशा लिया है मैंने कैसा? आई प्लस। अरे हाँ है ना? आई प्लस का मतलब कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में भी साफ दो बातें हो सकती, या तो सर इवन हो या तो सर ऑड हो। अरे तो मैंने कहा इसका मतलब आप सारी पीएचडीज इंटीजर के बारे में अगर करना चाह रहे हो कि ये क्या हो भाई? ऑड हो जाए, और ये क्या हो जाए भाई? इवन हो जाए। अरे बोल सही है? मैंने कहा देखते हैं ऑड का मतलब क्या है मेरे भाई? 2 4 6 8 10 12। अरे ठीक है, मैं तो तुम्हारी प्रेजेंस चेक कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है। 2 4 6 8 और क्या आ जाए भाई? 10 एंड सो ऑन। अरे सही बात है ना? ले ठीक है, जाने दे डैश। ऑड का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। बोल सही है? नहीं आ रहा समझ? अब इस चीजों को यहां अलग अलग अप्लाई करके देखते हैं। मैंने कहा देखो, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये यहां पर था, मैंने उसको क्या मेजर किया और बताया ओरिजिन मतलब x इज इक्वल टू कितना? 0। x इज इक्वल टू 0 डालो, ये फोर्स नहीं है दरअसल, ये कैसा है? नेट। कैसा है बाबू? नेट। अरे बोल सही है? नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत है बाबू ना? आप देखो ध्यान से और याद रखना, ये सारी बातें हम कंसीडर कहां कर रहे हैं? ये जो भी इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं इन स्ट्रेट लाइन। किसके अंदर भाई? स्ट्रेट लाइन। क्योंकि हमको सारी चीजें पढ़नी है, एक तो पहले सिंपलेस्ट केस पढ़ना है, उसके बाद भी पढ़ना कहां है? स्ट्रेट। जहां पर स्ट्रेट नहीं भी होगा हम जुगाड़ से वहां भी स्ट्रेट बनाने की कोशिश करेंगे। अरे सहमत है आप लोग? तो मैंने कहा यार x इज इक्वल टू 0 डालो तो नेट फोर्स कितना? 0, तो एक्सीलरेशन कितना? 0। यानी x इज इक्वल टू 0 पर मैंने इस इक्वेशन में रखते ही, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, कुछ भी हो, अरे मैं याद रखिए यहां पर केस 1 ले रहा हूं जब n कैसा हो? इवन। कैसा हो? इवन। ठीक है भाई, ले रहा हूं, मगर x इज इक्वल टू 0 पर इवन हो चाहे ऑड हो, नेट फोर्स कितना होगा? 0, तो एक्सीलरेशन भी कितना? 0। और दुनिया वाले इस पोजीशन को कई नाम से जानते हैं। कई लोग तो कहते हैं भैया ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कैसा पोजीशन? इक्विलिब्रियम पोजीशन। कई लोग इसको कहते हैं मीन पोजीशन है। कैसा पोजीशन? मीन पोजीशन। कई लोग कह रहे हैं नहीं ये तो मिड पॉइंट है। कैसा है? मिड पॉइंट। अरे बोल सही है?
यानी मिड पोजीशन भी बोल दो, कई लोग इसको ओरिजिन भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोग इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, क्या बोलते हैं? ठीक है ये भी सी सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। अरे बोलो सही है, नहीं आ रहा समझ? ठीक है साहब, ये तो हमको समझ में आ गया। अब क्या करना है, मुझे किसी भी नॉन जीरो एक्स के लिए चेक करना है इवन के केस में क्या होता है और ऑड के केस में क्या होता है। मैंने कहा नॉन जीरो एक्स के लिए मतलब एक्स से थोड़ा सा खिसका दीजिए, यहां पर मैंने बॉडी को रखा, थोड़ा सा खिसका दिया, अब एक्स नॉन जीरो हो गया, बोलो सही है। मगर ओरिजिन अगर इसको लिया है तो ये चीज कैसी होगी, ये एक्स कैसा? पॉजिटिव। कौन है भाई? बट साइलेंट मार दिया, पता नहीं कहां से लोग। इधर आओ, खैर कम टू द पॉइंट, वापस आओ, मेरी बात सुनो। एक्स इस दिशा में पॉजिटिव और एक्स दिशा में एक्स कैसा है? नेगेटिव। अब जरा गौर फरमाने की कोशिश कीजिए, अगर मैंने यहां पर n की वैल्यू ऑड ले ली है तो आप देखो ना मेरे भाई, आप देखोगे इवन ले ली है, डेफिनेट देखोगे कैसा हो ले लो, कैसा भी ले लो। मैं तो सिंपलेस्ट केस 4 ले लूं, कैसा ले लूं? 4। हाँ मैंने लेट अगर इवन है तो n की वैल्यू मैंने कितनी डाल दी है? 4। और सुनिए ध्यान से, माइनस के एक्स की पावर कितना रखोगे? 4। यहां पर x पॉजिटिव डालो तो भी आउटपुट क्या आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बना देगा? नेगेटिव। इसका मतलब फोर्स किस दिशा में लगेगा? इस दिशा में। अरे सही है, यानी पार्टिकल को आपने इधर डिस्प्लेस किया मगर फोर्स किधर? इधर। अरे सही है, बोलना। अच्छा पार्टिकल को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करके देखो, ये x कैसा? नेगेटिव। अरे बोलो, x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आउटपुट देगा और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव बना देगा, मतलब फोर्स इधर। अगर x नेगेटिव भी डालोगे तो उसका भी पावर इवन है, वो क्या कर देगा? पॉजिटिव, और वो फिर से क्या कर देगा? नेगेटिव। अरे सही है। और आप देखो मतलब फोर्स यहां भी कैसा आ रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जब भी n की वैल्यूज इवन है, n की वैल्यूज कैसी है? इवन, तो फोर्स कैसा है? यूनिडायरेक्शनल। मान लीजिए पार्टिकल इधर भी जा भी रहा होगा और इधर अगर जा रहा होगा तो फोर्स उसमें किधर लगेगा? इधर। और इधर लगते लगते उसको कहीं मरा देगा टर्न, लेकिन टर्न एक बार मरा दिया तो फोर्स भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, जीवन भर इधर चला जाएगा, कभी टर्न होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर n इवन हुआ तो ऑसिलेशन होना पॉसिबल नहीं है। बोल समझ में आया क्या? यानी n इवन हो सकता नहीं। पहली बात तो देखो n के लिए हमने लिया इंटीजर, उसमें भी पॉजिटिव इंटीजर, उसमें भी इवन को रिजेक्ट कर दिया। अब कौन पॉसिबल है? ऑड। अब अगर मैं बात करता हूं केस नंबर 2 कि n कैसा है मेरे भाई? ऑड। ऑड का मतलब 1 3 5 7 9, यस और नो? मैंने ले लिया भाई साहब, ये ले लिया ओरिजिन, और ओरिजिन पे आपको पता है x कितना है? 0, तो एफ नेट कितना होगा? 0। कैसे इवन लो ऑड लो, बाहर गिर जाए, आप कहोगे एक्सीलरेशन कितना हो करेजा? 0। अरे सही है। अब मैंने कहा यार x पे तो कुछ पता नहीं चलेगा, आप एक काम करो कि थोड़ा सा नॉन जीरो एक्स की बात करो। तो आपने कहा सर यहां पर मैं ले गया, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये एक्स कैसा? पॉजिटिव, और इधर अगर ले जाओगे तो ये एक्स कैसा? नेगेटिव। चलो साहब ऑड रख के देखते हैं। ऑड के लिए मैंने कहा 1 लो, जरूरी नहीं, थोड़ा सा जनरल केस हो 5 लो। अरे सही है, हमने इस ऑड के केस में लेट करा कि ऑड कितना होगा? n की वैल्यू 5, यानी कि जो इक्वेशन अभी ऑसिलेटरी अगर होगी तो कैसी होगी? k x टू द पावर 5। अब आप देखो यहां आउटपुट अगर पॉजिटिव डाला तो इनपुट भी निकल के भी क्या? इनपुट अगर पॉजिटिव डाला तो आउटपुट भी कैसा आएगा? पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव इस नेगेटिव से मिलके क्या बना देगा? नेगेटिव। मतलब अगर पार्टिकल यहां है तो नेट फोर्स किधर होगा मेरे भाई? इधर। अरे सही है। लेकिन अगर आपने इस पार्टिकल को गलती से उठा के यहां डिस्प्लेस कर दिया उतना ही एक्स, मगर ये एक्स कैसा था? पॉजिटिव, ये एक्स कैसा है? नेगेटिव। अगर आप यहां नेगेटिव डालोगे, नेगेटिव की पावर ऑड, नेगेटिव आएगा, और वो नेगेटिव इससे क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव। मतलब क्या? फोर्स इधर आएगा। नहीं आया? इसका मतलब मेरे भाई आप एक बात पे गौर करो कि अगर मैं n ऑड ले रहा हूं तो पार्टिकल इधर तो फोर्स इधर, और पार्टिकल उधर तो फोर्स इधर। इसका मतलब भाई साहब क्या इधर इधर हो सकता है? भाई इधर जाएगा तो फोर्स इधर, करते करते वेलोसिटी 0, फिर इधर लाया, फिर जैसे उस पार गया फोर्स इधर, फिर इधर लाया। अरे इसका मतलब क्या ऑसिलेशन हो सकता है? इसका मतलब कब ऑसिलेटरी बनेगा? जब n की वैल्यूज क्या हो? ऑड। ऑसिलेटरी तो बन जाएगा,
पीरियोडिक तो बन जाएगा, हमें चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए याद रखिएगा, यानी ऑड पे बातें बनेंगी, बट फॉर SHM, SHM बोले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 के बराबर। इसका मतलब भाई साहब आप देखो ध्यान से, तो यहां पर पार्टिकल है, इस पर जो भी अगर मान लीजिए नेट फोर्स लग रहा है, इस पर जो भी नेट फोर्स लग रहा है, अगर वो SHM होगा, अगर वो SHM होगा तो नेगेटिव टाइम्स ऑफ क्या होगा? Kx, where x is measured from mean position or equilibrium position or mid position or it is center of oscillation. Yes or no? कोई डाउट है ना? बहुत बढ़िया समझ में आया कि भाई साहब SHM क्या है? SHM इज अ सिंपल केस ऑफ पीरियोडिक ऑसिलेशन जहां पर n की वैल्यूज क्या होंगी? 1। इसका मतलब अगर कभी SHM है तो नेट फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नेट फोर्स पक्का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव ऑफ x। x का मतलब आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया है, बोल सही है? इसका मतलब अगर नेट फोर्स को मैं लिख सकता हूं मां, तो ए भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नेगेटिव ऑफ एक्स। अरे सही है? इसका मतलब ए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव ऑफ एक्स के। इसका मतलब जब जीवन में कहीं भी हम कभी भी किसी पार्टिकल पे अपनी मैकेनिक्स अप्लाई कर रहे होंगे और उस पर अगर नेट फोर्स हमने लिखा और नेट फोर्स लिखते ही वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एक्स के, और याद रखिए जिधर आपने डिस्प्लेस किया नेट फोर्स कैसा होना चाहिए? उसके अपोजिट। वो तो दिख जाएगा आपको, नेगेटिव शोज ओनली डायरेक्शन। तो आप कह दोगे कि पक्का क्या हो रहा है? SHM नहीं आया, डाउट है। बट याद रखिए एक बात और मैं पॉइंट बोलना चाहता हूं कि आपने इधर ढकेला तो फोर्स किधर? इधर। आपने इधर ढकेला तो फोर्स किधर? इधर। इसका मतलब ये जो फोर्स इसके अंदर लग रहा है, चाहे वो SHM हो चाहे वो ऑसिलेशन हो, क्या वो एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट के पर स्टोर करना चाह रहा है? स्टोर इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पर नेट फोर्स 0 था। और अगर कोई नेट फोर्स 0 पर ही लाना चाह रहा है, इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे लाना चाह रहा है। इसका मतलब SHM क्या कुछ और नहीं, क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम की ही एनालिसिस है। इसका मतलब जहां जहां SHM होगा वहां वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, वरना SHM होगा नहीं। सहमत हो? इसका मतलब मैं बोल सकता हूं चाहे वो ऑसिलेशन हो चाहे SHM हो, चूंकि हमारा कंसर्न ही SHM पे है, तो SHM सिंपल केस है किसका? पीरियोडिक ऑसिलेशन का। मगर इसको मैं बोल सकता हूं कि ये कुछ और नहीं, एनालिसिस है। किसकी? एनालिसिस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। बोल सही बात है बाबू? यानी कि SHM की बात ही वहां से शुरू होती है जहां से इक्विलिब्रियम से इधर उधर की बात हो रही हो। और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो हो सकता है कि वो SHM दे दे। बोल सही है? यार होता भी है। आप स्प्रिंग को देखो, डिंग डोंग डिंग, अरे और अब बाद में वो जाके SHM देगी? नहीं पहुंच रही मेरी बात? अरे कोई दिक्कत है ना? पहले बताइए आपको SHM समझ में आया? SHM भाई साहब एक पीरियोडिक ऑसिलेशन है जिसके अंदर जो नेट फोर्स होगा या फिर एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? माइनस एक्स मत बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के होगा, माइनस शोज ओनली डायरेक्शन। इसका मतलब किसी भी फिजिक्स के अंदर अगर हम खेल रहे हैं और खेलते खेलते हमारा जो नेट फोर्स है एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एक्स के, आ जाए एक्स पे। डायरेक्शन आप देख लो कि जिधर हमने ढकेला है उसके अपोजिट क्या आ गया है? नेट फोर्स। तो मतलब क्या है? ये SHM। समझ में आया क्या? नहीं आ रहा समझ? वंस मोर, यहां तक बात क्लियर है? अब याद रखना ये SHM तो है, बट SHM में एक्स कहां से लेते हैं? ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन। ये बात बार बार लिख रहा हूं क्योंकि हर बार बच्चा बोलता है। क्या हुआ? कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक बातें अपनी हो गई। अब अगर SHM कोई स्पेशल टाइप की अंडरस्टैंडिंग है तो इसके बारे में सारी एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो अब लिख ले भाई SHM ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ SHM, हेडिंग डाल लें, बात को आगे बढ़ाते हैं। इधर बनाएंगे आप लोग, ये बना लीजिए आप लोग। कौन है? चचा फोन कर रहे थे।
ये वाला थोड़ा सा मिटा दिया जाए। मार्कर पे नोट मार के एक पॉइंट लिख लें कि अगर बना लिया हो तो भी बना लीजिए, अगर बना रहे हो तो। ये मिटा दीजिए संयोग जी, ये वाला। थोड़ा सा और अनस बेटा। ठीक है। चले बाबू, आओ गौर फरमाओ। हेडिंग डाल ले काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। अब काइनेमेटिक्स से आपको फिर तो पुराना ख्याल आ गया कि मास्टर बार बार एक ही चैप्टर पढ़ा रहा। तो हाँ, ये सच है, पूरी मैकेनिक्स में कुछ नया नहीं है। मैकेनिक्स में आपने देखा होगा फोर्स से कहानी शुरू होती है और पोजीशन पे आके टपक जाती है। फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फाइनली पोजीशन तक खत्म। अरे सही बात है। तो आप बेसिकली करने क्या वाले हो, अगर आपके पास नेट फोर्स है एसएचएम के अंदर, क्योंकि बिना इसके एसएचएम होगा नहीं, तो आप इसको तुरंत मां के बराबर करके क्या निकाल लोगे, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन है तो आपको खेल खाल की क्या निकाल लोगे, वेलोसिटी। और वेलोसिटी है तो क्या निकाल लोगे, पोजीशन। पोजीशन यानी इन सबका कुछ ना कुछ फंक्शन बना रहे होगे। मतलब बेसिकली आपको क्या चाहिए, आप कई बार लिखोगे ए एक्स रिलेशन, आप लिखोगे वी एक्स रिलेशन, अरे आप लिखोगे ए वी रिलेशन, अरे इनका भी आपस में बनेगा। आप क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे एटी रिलेशन, फिर लिखोगे वीटी रिलेशन और फिर लिखोगे एक्सटी रिलेशन। मतलब ये 6 रिलेशन अगर एक दूसरे से पता चल जाए कि टाइम पे कैसा वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम बता रहा है। समझ आ रहा है? अब देखो ध्यान पूर्वक, सबसे पहली तो मैं बात आपसे कर रहा हूं, सबसे पहले मैं यहां से चलता हूं। अरे सही बात है। तो हमको पहला पॉइंट पता है कि एफ नेट इन एसएचएम, ये बात कहां हो रही है, एसएचएम के अंदर हो रही है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नेट फोर्स को देखा जाए तो कैसा होगा, नेगेटिव ऑफ के एक्स। अरे सही बात है। और इस के को अब बोल रहे हैं हम लोग शगुन का एसएचएम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई, एसएचएम, क्योंकि भाई साहब अब एसएचएम हो रहा है, तो अब बात किसकी करेंगे, एसएचएम की। एंड एफ इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस के एक्स में के क्या है, एसएचएम कांस्टेंट। और एफ नेट को क्या लिख सकते हो, मा, तो भाई साहब माइनस का के एक्स, और यहां पर ए कितना आएगा, माइनस का के बाई एम इंटू क्या लिखोगे, एक्स। अरे सही है। याद रखिए ये जो यहां पर a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स आया, इसके अंदर जो भी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये कहलाता है ओमेगा स्क्वायर। क्या कहलाता है, नहीं आ रहा समझ। और याद रखिए ओमेगा अगर मेरे को मिल गया तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई टी। मतलब कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो मुझे कहलाएगा ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर से मैं क्या लिख दूंगा, ओमेगा। और ओमेगा बेसिकली कहलाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो मुझे टाइम पीरियड निकालने में कोई दिक्कत नहीं है।
और इसको जब चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 2 पाई एफ, जहां पर एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर मुझे मिल गया है टाइम पीरियड तो मुझे मिल गया है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो मुझे मिल चुका है ओमेगा, और ओमेगा मिल चुका है तो मुझे मिल चुका है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मिल गया तो मुझे मिल गया फ्रीक्वेंसी। बोलो सहमत हो आप लोग? लेकिन बेसिकली अगर आप देखोगे ए और एक्स का रिलेशन, अगर मैं मान लीजिए इसमें भाई साहब देखो ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट, तो क्या रिश्ता दिख पा रहा है? ये कैसा है? कांस्टेंट। अरे बोल सही है। इसका मतलब ए बराबर क्या दिखेगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे भैया, एक्स। अरे सही है। लेकिन यहां पर आपने एक चीज देखा है, यहां पर ओमेगा बराबर अगर देखोगे तो कितना लिखा जाएगा, अंडर रूट के बाई एम। अरे सही है। अगर आप इसको 2 पाई बाई टी के बराबर करोगे, 2 पाई बाई टी बराबर अंडर रूट के अपॉन एम, तो यहां से आपको टी की वैल्यू मिलेगी 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। अरे सही है। यहां पर के क्या है, एस एच एम कॉन्स्टेंट, ये याद रखिएगा। अरे नहीं आ रहा समझ, मुश्किल लगा बाबू ना। इसका मतलब आपने पहली बात तो जान ली कि मेरे भाई एक्सेलरेशन का पोजीशन के साथ क्या रिश्ता होगा। बोल सही है। अब दूसरे रिश्ते पर चलते हैं, और दूसरा रिश्ता क्या है भाई साहब, वी एक्स रिलेशन। अरे सही बात है। पहला हमने कौन सा रिलेशन निकाला है, ए एक्स रिलेशन। अरे समझ में आ रहा है क्या? दूसरा रिश्ता कौन सा है भाई साहब, वी एक्स रिलेशन। अब मेरे को ए एक्स रिलेशन पता है, मैं अगर चाहूं तो क्या मैं वी एक्स रिलेशन पे जंप कर सकता हूं? कैसे जंप कर सकता हूं? हमें पता है कि एसएचएम के अंदर जो एक्सीलरेशन होगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, एंड यू नो ओमेगा इज व्हाट, अंडर रूट के बाई एम। नहीं आ रहा। अब आप देखो ए को क्या लिख सकते हो, क्या किसी भी समय पर वी डीवी अपॉन डीएक्स लिख सकते हो, और इसको किसके बराबर कर सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। और आपको v चाहिए तो v को रोक लीजिए, बाकी सबको फेंक दीजिए, और आपने कहा मैं लिखूंगा v dv और बराबर लिखूंगा नेगेटिव का ओमेगा स्क्वायर x इंटू डी एक्स। जो कृत्य में इक्वेशन के इधर करूं वही कृत्य में इक्वेशन के इधर। आपने तुरंत कहा कि मैं इधर कर दिया इंटीग्रेशन v dv, और यहां लिखा नेगेटिव का ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, और अंदर क्या बचेगा, x इंटू डी एक्स। अरे सही है। अब देखो, फिर से देखो, एसएचएम के बारे में काम सुनो, आप जरा गौर फरमाओ, इसको मिटा दिया जाए, क्योंकि अब इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट के लिए पुट करनी पड़ेगी लिमिट, और लिमिट पुट करने के लिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए एसएचएम के अंदर, कि मान लीजिए अगर पार्टिकल के कोई एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन पे मान लीजिए कर रहा है। बोल सही है। और ये रहा उसका सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, मतलब कि मीन पोजीशन, मतलब कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब कि मिड पोजीशन। तो बताइए इधर नेट फोर्स किधर होगा? अरे जीरो होगा यार। तो यहां पर नेट फोर्स कितना, जीरो, तो एक्सीलरेशन कितना, जीरो। वेलोसिटी जीरो होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, उधर जाएगा ही नहीं यार। इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी के बारे में हम कोई कमेंट कर नहीं रहे। और अब मैंने कहा अगर मान लीजिए अगर ये पार्टिकल यहां से चला, यहां गया 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 ऐसे। अरे सही बात है। नहीं आ रहा समझ? यहां पर जाके आपको जब इधर से इधर जा रहा है, मतलब ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है। अरे सही है। तो मैंने कहा अगर मैं आपसे चार्ट बनवाऊं कि ए टू बी में, आपसे मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं, यहां पर पोजीशन वाली बात कर ले रहा हूं, और यहां पर आपसे परिस्थिति ले रहा हूं कि यहां मैं बात कर रहा हूं ए टू बी। ए टू बी में मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्सीलरेशन, यहां लिख रहा हूं वेलोसिटी। आप मुझे बताओ ए टू बी जब जा रहा है तो एक्सीलरेशन किधर है? एक्सीलरेशन इधर। अरे सही बात है। वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी है इधर। बोलो सही बात है। अच्छा, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो आपको भाई साहब पता होना चाहिए कि वेलोसिटी कैसी है, डिक्रीज। नहीं आ रहा समझ? अच्छा, एक्सीलरेशन कैसा है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, प्रोपोर्शनल टू एक्स है। एक्सीलरेशन कैसा है? इंक्रीजिंग। भाई वो नेगेटिव तो शो कर रहा है दिशा, यानी एक्सीलरेशन कैसा है? इंक्रीज। यानी जैसे जैसे आप इक्विलिब्रियम से उस पार लेके जा रहे हो, एक्सीलरेशन कह रहा जाने तुझे देंगे ही नहीं। नहीं आ रहा समझ? ठीक है भाई। तो एक समय ऐसा आएगा कि आप बात करोगे बी पर। कब बात करोगे? बी पर।
बी वो पॉइंट है जिसके आगे पार्टिकल गया ही नहीं है। क्या टर्न मार गया है? टर्न मार गया मतलब बी पर वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। वेलोसिटी जीरो मतलब अधिक से अधिक चला गया। बोल सही है? इसके आगे जा ही नहीं सकता, मतलब एक्स मैक्सिमम होगा तो क्या एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो गया है? एक्सीलरेशन क्या हो गया है? मैक्सिमम। अरे सही बात है। और ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन याद रखिए कितना होगा? यहां से यहां तक की दूरी को मैं नाम देता हूं ए। कितना नाम देता हूं? ए। अरे सही बात है। तो मैंने कहा जो एक्सीलरेशन होगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। और इस पोजीशन जिसके आगे नहीं जा पा रहा है इसको मैं नाम दे रहा हूं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या नाम दे रहा हूं भाई? इसका मतलब एक बात बोल सकता हूं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है शून्य होती है और जो एक्सीलरेशन होता है वो मैक्सिमम होता है। ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर होता है। अब ये ए क्या है अभी नहीं बताऊंगा, ये राज की बात है, राज ही रहने दो। अरे लेकिन मैं फिर से कहां पहुंचा? B2C। B2 अच्छा B2C। आप मुझे बताओ अब B2C मतलब वही ए वाला पॉइंट? अरे ए भी एक ही है मगर थोड़ा सा होशियार आदमी है, आजकल बड़े आदमी हो गए ना। ठीक है इधर आओ। B2C पर अगर मैं चर्चा करूं तो जल्दी बताओ B2C पे एक्सीलरेशन क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा? अरे उसकी ओर जा रहा है, एक्स कम हो रहा है। एक्स कम हो रहा है तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड, एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग। मगर है किधर? है किधर? इधर। आपने तुरंत कहा कि एक्सीलरेशन दरअसल है इधर, है इधर मगर कैसा? डिक्रीजिंग। ये वाला दिखा रहा है डायरेक्शन, ये वाला दिखा रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीज। अच्छा वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी इधर। अरे सही बात है। तो वेलोसिटी भी इधर, एक्सीलरेशन भी इधर, तो रफ्तार बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? जब तक एक्सीलरेशन रहेगा तब तक बढ़ेगी। एक्सीलरेशन कब हुआ भाई साहब? जीरो, यही मेन पोजीशन पर। इसका मतलब वेलोसिटी जो बढ़नी थी बढ़ गई, अब हो जाएगी मैक्सिमम। ओफो, इसका मतलब सी पॉइंट पे एक्सीलरेशन हो गया है जीरो और वेलोसिटी हो गई है। ओहो, अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई यहाँ रुक नहीं रहा, ये कहां जा रहा है? सी से किसी डी की ओर। अब बात करो मुझसे C2D। C2D, C2D में बताओ एक्सीलरेशन का क्या हाल चाल है भाई? उधर जा रहा है, एक्स बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा। ओफो, मगर किधर होगा एक्सीलरेशन? क्या सेंटर ऑफ ऑसिलेशन की तरफ होगा? मगर कैसा? इंक्रीजिंग। वेलोसिटी किधर जा? इधर रहा वेलोसिटी तुम्हारे गांव में। वेलोसिटी है इधर मगर कैसा? डिक्रीज। सहमत हो? एट पॉइंट बी का है? C2B नहीं, डी है ये। अरे करे जाए डी है। एट अगर डी की बात करें, डी पर बात करें तो एक्सीलरेशन कितना है? मैक्स। और आपको पता ये ए है तो पक्का ये भी कितना होगा? ए। क्योंकि ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड बात कर ले। घोड़ा ले 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 ले, खुश रहे। हाँ C2D गया है, एक्स लगातार एक्स बढ़ दिया तो एक्सीलरेशन बढ़ दिया, मैग्नीट्यूड। हाँ डी पर एक्सीलरेशन कैसा है? मैक्सिमम। और कितना है भैया? वही बात, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस नहीं आप प्लस। अरे आप समझते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक, प्लस का मतलब हाँ वेलोसिटी। ओफो, इसका मतलब ये तो भैया एक्सट्रीम ये भी बन चुका है। इसका मतलब SHM करते वक्त जीवन में कितनी बार एक्सट्रीम देखता है वो? एक जीवन काल में 2 बार एक्सट्रीम देखेगा भाई। अरे गजब यार। अब फिर से कहाँ आ रहा है? अब फिर से इसकी घर वापसी हो रही है। अब ये फिर से कह रहा है ना अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, फिर से मैं जाऊंगा ए पर। A2B, B2C, C2D, D2A। ठीक है, हाँ बढ़िया है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है इधर आओ। अब सुनो 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 सुनो, D2A
जब डी टू ए आया तो एक्स तो घटेगा, एक्स घटेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन घटेगा। अरे होशियार आदमी। अच्छा यहाँ पर देखो 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 मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन तो घट रहा है मगर है किधर? अरे सेंटर ऑफ ऑसिलेशन की तरफ, मगर घटेगा। एक्सीलरेशन इधर आ भी इधर रहा तो वेलोसिटी भी इधर। अब तो वेलोसिटी बढ़ गई है लेकिन है किधर वेलोसिटी? इधर, मगर कैसी? इंक्रीज। इसका मतलब मैं एक बात बोल सकता हूं कि मीन पोजीशन फिर से ए पर आया है तो ए पर आपको पता है एक्सीलरेशन कितना? 0, वेलोसिटी कितनी? मैक्स। इसका मतलब मैं बात बोल सकता हूं कि पार्टिकल एक जीवन काल में 2 बार एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा, 2 बार मीन पोजीशन आएगा। नहीं आएगा? आएगा। आएगा। तो 2 बार वेलोसिटी मैक्सिमम, 2 बार वेलोसिटी मिनिमम और 0 के बराबर। एक्सट्रीम पर वेलोसिटी मिनिमम और एक्सीलरेशन मैक्सिमम। यही है हुजूर। मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सीलरेशन 0। अरे यार मजा आ गया, समझ में आ रहा है? आओ यहाँ पर हुजूर आओ। अरे आओ, यहाँ छापना नहीं है, यहाँ आओ। एक्स रिलेशन निकाल रहे थे, वी एक्स रिलेशन। अरे गजब। हमको एक बात समझ में आया है कि जरूरी तो ये नहीं कि मैंने इसको एक्स इक्वल टू 0 से ही आजाद किया हो। आजादी तो कहीं से भी मिल सकती है। एक बात पक्का तय है कि जब पोजीशन कुछ एक्स रहा होगा, लाल तो नहीं, लाल पसंद नहीं आता मेरे को, खून निकलेगा। जब पोजीशन एक्स रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ भी रही, लेकिन जब पोजीशन हो गया होगा एक्सट्रीम मतलब ए के बराबर, नहीं पता समझ में आ रहा है, तब वेलोसिटी कितना हो गया होगा? 0 0 0। मुश्किल है, मुश्किल लगा? अरे गजब। आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि इसको तो हम इंटीग्रेट कर ही लेंगे, v²/2 अपर माइनस लोअर। मैंने कहा v²/2 कहां से आया? ये तो आप समझते हो, पहले एडवांस लेवल की आप समझ रहे हो। इधर आओ, माइनस तो ओमेगा स्क्वायर चल लिया, एक्स dx का x²/2। तो आप देखोगे ध्यान से a² माइनस का x²। अब ये कहां से आया? तो वही बात है, अब्बा बता गए, इस माइनस ने इस माइनस की ले ली। कल 0 है सर, थोड़ा देख लेते एक बार। अरे रे ये देखो ये। अरे मुश्किल लगा क्या ना? तो देखिए देखिए हुजूर आला, v² बराबर क्या मिला? ओमेगा² a² माइनस x²। और ये आज तक तो मुझे पसंद ही नहीं आया, ये बात नहीं आता मेरे को तो आजकल। मैं मिटाऊंगा। ये क्या? ये ऐसा आएगा। अरे बोलो सही है? फिर ये भी पसंद नहीं आया। मैंने कहा अभी देखना, वेलोसिटी दिखती है ओमेगा, बाहर आ जाएगी यार। हाँ, √a² माइनस का x। यार ये क्या है? ये वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x। क्या हमने 2 टारगेट अपने पूरे कर लिए हैं? अब मुंह देखो, बंद करो, छापो। छापो छापो। अब कौन सा बचा? ए और बी बताएंगे, ए और बी। आंसू में डूबे, मर गया मास्टर, डूब गया। अरे बाल ये मेरा फूजी कट है, कल मुझे पता चला। फूजी कट, फूजी, वो शिवम सर बता रहे थे, जो दूसरे फिजिक्स वाले, कह रहे सर ये बहुत तगड़ा लगता है, जो दाढ़ी के साथ ये जो बाल है इसको फूजी कट बोलते हैं। मैंने कहा मैं तो चूतिया लगता हूँ, ये श्योर है, बाकी और फूजी कट देख लिया जाएगा। नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। अब जी सर ने जब घोड़ा वाला गाना गाया था, सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? लकड़ी काटी। अरे आज आएंगे पढ़ना लिखना बंद, जब तक सर गाना नहीं सुना होगा लकड़ी काटी, तब तक मैं पढ़ू, भाग जाना सर। कह सर आज गा दो आप। आज गा दो।
अब जी सर ने पूरा गाना सुना दिया, उसके बाद समझ में घोड़ा दौड़ा ही क्यों था। सरवा लगाने गा रहे थे, लकड़ी काटी काटी घोड़ा, घोड़ा दुम पे मारा हथौड़ा, पता नहीं क्या मारा यार। यार घोड़ा दौड़ा ही क्यों यार, जब हथौड़ा ही मारना था। पूंछ उठाया, पूंछ नहीं दुम। हाँ हाँ यार, घोड़ा दौड़ रहा है अभिजीत भाई का। उसके बाद और भी डायलॉग है, घोड़े में चर्बी बहुत है। अभिजीत भाई बता रहे तगड़ा है घोड़ा, चर्बी बहुत है। और उस दिन सुबह वाले बैच में मैंने बनाया भी था, उसमें लिखा था मैं अभिजीत। तभी सर गाने लगे, देखो कितनी चर्बी है। भाई घोड़ा दौड़ रहा है। ए, ये तीर और ये तीर, इसमें डाउट तो नहीं है? ये डायरेक्शन बता रहा है, ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बता रहा है। लिख दो वरना किसी को झटका लग जाएगा। ये वाला सिंबल डायरेक्शन बताता है, और ये वाला सिंबल इंक्रीजिंग और यहाँ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ठीक है बाबूजी, इधर मिटा दिया जाए तो। हाँ, घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है। अब देख बाबू, अपने को क्या मिल गया, v एज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब अपने को क्या चाहिए, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अरे सही बात है। तो मैं एक बात, मुझे अब दो ये मिल गया, ये मिल गया, अब यहां पहुंचते हैं, ये तीनों को अभी ब्रेक देते हैं, यहां पहुंचेंगे। अब मुझे तीसरी बात एक्सटी रिलेशन पे करती है। एक्सटी रिलेशन, मैंने कहा एक्सटी रिलेशन के लिए अपने को पता है कि v बराबर क्या होता है, dx बाई dt। और दरअसल v की वैल्यू क्या है, आप कहोगे अंडर रूट। अब बाबू वाह, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का क्या लिखोगे, x। और आपको एक्सटी रिलेशन चाहिए तो आप कहोगे भाई जी आप एक काम कर लो, यहां पर लिख लो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का क्या लिखोगे, x। अरे सही बात है, नहीं आ रहा समझ तो बोलो यार, मुश्किल लगा ना। आप देखो ना, और उसके बाद यहां क्या लिखोगे, ओमेगा इंटू डी टी, और दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेट। अच्छा, आपसे मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि आप इसको मीन पोजीशन से ही छोड़ो। मीन पोजीशन से छोड़ो ठीक है, आप टी इज इक्वल टू देखा कब, जब टी इज इक्वल टू 0 पे था। लेकिन 0 पे हमेशा ओरिजिन पे मिले, जरूरी कहीं भी मिल सकता है यार। मान लीजिए कि मैंने जब देखा ये कभी छोड़ा गया होगा मीन पोजीशन से, ये रहा इक्विलिब्रियम पोजीशन, बोल सही है, और ये रहा उसका एक्सट्रीम पोजीशन, बोलो समझ में आ रहा है क्या। मैंने लेकिन जब t इज इक्वल टू 0 पे देखा तो उसकी पोजीशन कुछ कितनी थी, x0। मतलब वो ना ही मीन पोजीशन पे था ना ही एक्सट्रीम पोजीशन। अरे बोलो, इसका मतलब जब समय 0 है तो उसकी पोजीशन कितनी है, x0। जब उसकी समय हो जाएगा कुछ जनरल t तो उसकी पोजीशन हो जाएगी जनरल x। और 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन ए। वंस मोर, आपने तुरंत प्रभाव से लिखा कि साइन, मैथ वाले हो इसीलिए करा भी रहा, और ना डायरेक्ट दूसरा तरीका भी है मेरे पास करने का, वो फेजर से, वो फेजर वेजर नहीं पढ़ा रहा, वह भी बाद में पढ़ाएंगे। साइन इनवर्स क्या लिखोगे भाई, x अपॉन ए। अरे सही बात है। और यहां चलेगी अपनी कौन सी, लोअर लिमिट x0, यहां पर चली अपर लिमिट x, और यहां पर आप देखोगे ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट dt का इंटीग्रेशन t, तो आप लिखोगे t अपर, यहां लिखोगे 0, यहां अपर t। बोल सही है, सब सही है, क्या करें, मिटा दिया जाए। अरे घोड़ा तगड़ा है, रुक जाओ, मुश्किल लग रहा है ना। अपर लिमिट डालो तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x अपॉन ए। लोअर लिमिट डालोगे साइन इनवर्स x नॉट अपॉन ए। तो मैं लिखता हूं लिमिट साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस का साइन, यहां इनवर्स लगाओ, हाँ
साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए। अरे सही बात है। और यहाँ लिखोगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा है यार, अरे ठीक है, वो तो थोड़ा थोड़ा बोनस का भी मिलता है ना। अब वो बोनस था यार, ठीक है, ओमेगा इंटू टी। अरे सही बात है। छापो, मुंह देखना बंद करो। हाँ छाप। अरे वो भैया लोग कर लेते हैं, दीदी लोग थोड़ी कर पाएंगी। दीदी लोग को टाइम लगता है, वो दूसरे हाथ पकड़ती है, कहते भाई साहब देखो कितनी फीलिंग आ रही, घोड़ा अपना तगड़ा है, कितनी चर्बी है देखो। एक दिनों वाले में तो ऐसे गूगल से ही पढ़ रहे थे, लकड़ी की काठी, सनमा को सुर उर मिला है, समझ में आया, सुर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सुर नहीं मिलेगा। और उस पर भी कौन यार, रुको अगली लाइन आ रही है, बहुत तगड़ी लाइन आ रही है, घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है भाई साहब। अभी मैं फिजिक्स से स्विच करके हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मैं हिस्ट्री में तगड़ा पढ़ रहा हूं अभी। शाहजहां का इतिहास पढ़ाऊंगा मुमताज के साथ। हाँ जी, खिलाएगी लोगों को। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, उससे पहले आपको पता है, उससे पहले नहीं, लेकिन उसके बाद काट लिए थे हाथ, मुमताज के नहीं, मजदूरों के हाथ के भी काट लिए जाएंगे हाथ। चलो आप इधर आओ, इधर आओ, देख बाबू इस चीज को यहां उठाते हैं, तो आप लिखोगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन क्या लिखोगे ए, और यहां क्या लिखोगे भाई मेरे ओमेगा टी, और प्लस का क्या लिखोगे साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए। अरे सही बात है, मगर आपको मैं बता दूं एक्स नॉट इज व्हाट कांस्टेंट, ए इज व्हाट कांस्टेंट, तो आपसे मैं कह दिए देता हूं ये जो साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए है, इसका एक नया नाम रख रहा हूं फाई। अरे आईटीएफ जितने भी होते हैं वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इस एंगल का नाम क्या रखा है फाई। फाई क्या कहता है ये, फाई क्या बताता है, भाड़ में जाए। अपने को ऐसा है तो ठीक है, अब अपने को देखना होगा कि मैं लिखूंगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर ओमेगा टी, प्लस का क्या है करेजा फाई, और आपको दिखेगा कि एक्स अपॉन ए कितना आया साइन ओमेगा टी, प्लस कितना है करेजा फाई, और x बराबर कितना आया a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा होगा तो उसका जो टाइम के साथ पोजीशन है वो साइनोसॉइडल वेरी कर रहा होगा। नहीं आया? अब फाइव इसलिए दिखाया हूं, अगर t इज इक्वल टू 0 पे मैं x इज इक्वल टू 0 दे देता तो फाइव निपट जाता, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे डालोगे x इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 ये भी 0, साइन के लिए फाइव हम 0 हैं, और हम 0 हैं मतलब फाइव वो बताता है कि हम कहां से पार्टिकल शुरू हुआ है। यानी फाइव इज व्हाट, फाइव इज अ लोकेशन एट t इज इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज। लिखाऊंगा, मास्टर बड़ा है, लिखा, समझ में आया क्या? यानी कि अपने को ये भी मिल चुका है। अब बात किस पे करेंगे, vt की। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिला, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिला। अब अगर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिल गया है तो क्या v एज अ डिफरेंशिएट, याद रखना इसको, मैंने किसको मानू हटा, इस डिफरेंशिएट अबव, डिफरेंशिएट x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो आपको क्या मिलेगा वेलोसिटी। अभी लिखा है वेलोसिटी बराबर dx बाई dt, तुरंत प्रभाव से कहोगे a बाहर हो जाएगा। साइन में अगर t होता तो cos t होता, मगर t है, छेड़छाड़ है, छेड़छाड़, तो आप लिखोगे भैया यहां पर लिखोगे v बराबर a इंटू ओमेगा टी, और क्या लिखोगे cos ओमेगा टी प्लस 5। नहीं आ रहा समझ? और फिर से आप क्या कहोगे कि डिफरेंशिएटिंग v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अरे हटा, हट हट हट, नहीं बनाऊंगा, पसंद नहीं आ रहा मेरे को। ये क्या मिला है आपको, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, आपको ये भी मिल गया। अब बचा क्या ये, और इसको
मिटा दूं इधर, छापो, हो गया क्या? ठीक 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 ठीक। अरे तुम अब जान दो, अब मूड बन गया ना मेरा। इधर आ, देख बाबू, अगर मुझे एक्सीलरेशन चाहिए तो एक्सीलरेशन बराबर मुझे पता है डीवी अपॉन क्या होता है, डीटी। अरे सही बात है, क्या कहने तुम्हारे, देखो ध्यान से। एक्सीलरेशन अगर चाहिए तो आप लिखोगे डी बाई डी टी ऑफ वी। वी क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस का क्या लिखोगे, फाइव। अरे सही बात है ना। अब देख ले, जरा गौर फरमा ले हुजूर आला, यहां पर मैंने क्या किया, ए ओमेगा को ले लिया बाहर, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू व्हाट, ओमेगा, तो माइनस का मिलेगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अरे सही है ना, प्लस का फाइव, बोलो सही है। और एक काम करो, करे जाइए, आपको क्या मिला, ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। क्या ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी बनाया जा सकता है? सुनो जरा ध्यान से, इसी चीज को देखो, वो माइनस ओमेगा स्क्वायर को ले लो बाहर, ए साइन ओमेगा टी प्लस का क्या लिखोगे, फाइव, और इसी को क्या लिखा था, एक्स। मतलब फिर से क्या मिल गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर एक्स। मतलब कुल मिला के मैं चौराहे के चक्कर में घूम रहा है, यस और नो? क्या सारे रिलेशन समझ में आए हैं? आज मास्टर ने जान लीजिए फिजिक्स नहीं पढ़ाई है, मैथमेटिक्स पढ़ाई है, ये सारे रिलेशन है, और ये याद होने चाहिए। अब इन रिलेशंस में कौन क्या है ये मैं कल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मास्टर अब मुझे घर आएगा जो अगली क्लास लेने वाला है, डिले हो चुकी। समझ आया क्या? ना हो पा रही है, हो पा रही है ना? मुंह देखना बंद करो, छापो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।